तहरीक इंसाफ कोर्ट में जाकर पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को रोक रही है। हमारी दरखास्त है जो पिटीशन के फॉर्म में गई है और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंशाल्लाह हमारे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब को इस मुल्क का सदर बनाए। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? वो मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा वाला सियासत दफन करते हैं। ये मुल्क एक मजबूत मुल्क बनेगा। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ सब्ज़ बाग नहीं दिखाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मुल्क की सियासत तजादात का शिकार नजर आती है। जो कल तक फौरी इलेक्शन के मुतालबे कर रहे थे, आज उन पर इलेक्शन से फरार का इल्ज़ाम लग रहा है। गुज़िश्ता रात लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर RO से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ROs की तरबियत का अमल रोक दिया है। इस पेशरफ पर शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि PTI इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश कर रही है, मगर PTI का मौक़िफ़ है कि शफाफ इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाएं। दिलचस्प बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ही ने सबसे पहले जुडिशल अफसरान देने से इनकार कर दिया था। देखना है कि क्या यह मामला इलेक्शन के इल्तवा का बाइस बन सकता है। दूसरी तरफ माजी के लाडले आज मजलूमियत का रोना रो रहे हैं और आज के फेवरेट माजी की ज्यादतियों का अजाला चाहते हैं। आज मियां नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और अपने साथ माजी में होने वाले सलूक को दिल पर सुलगते हुए अंगारों से तशबीह दी। जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मसाइब, मुश्किलात और आजमाइशों का लंबा सिलसिला नजर आता है। मैं तवील अरसा जेल में रहा, अपनी बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगती, इल्जामात थोपे गए, गालियां खाई, किरदार कुशी हुई, लेकिन मेरे ये जख्म हर रोज ताज़ा होते हैं कि मैं अपने वालिद मोहतरम की मैयत को कंधा न दे सका। मैं अपनी वालदा मोहतरमा का ताबूत कब्र में नहीं उतार सका। मैं जिंदगी के हर लम्हे में सहारा देने वाली अपनी अहलिया के साथ वक्त न गुजार सका। मैं न अपने आप को कई साल पीछे ले जा सकता हूँ, ना बिछड़ जाने वालों को, अपने प्यारों को वापस ला सकता हूँ। लेकिन मेरे वतन के बासियों, मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था? मियां साहब की बातों में वजन है, क्या वो अपने खिलाफ कायम होने वाले तासुर को जायल कर सकेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ PTI भी मजलूमियत का प्रचार कर रही है। बल्कि आज बानी चेयरमैन की बहन ने तो साइफर मामला बैनुल अक़वामी अदालतों तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, अब हम ये कह सकते हैं कि आज इमरान खान को भी उसी रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। इमरान खान की जिस तेजी से ये केस किया जा रहा है, हमने ये फैसला कर लिया है कि फैमिली UK में कोर्ट में जा रही है, इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम। अब मुझे अफसोस है कि हमें ये करना पड़ा है। हम इमरान खान को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचने देंगे। सजाए मौत इमरान खान के ऊपर नहीं हो रही, ये अवाम के ऊपर हो रही है। दिलचस्प बात है कि नून लीग और PTI दोनों अपनी लीडरशिप के साथ होने वाले सलूक को अवाम के साथ जुल्म से ताबीर कर रहे हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ होने वाले सलूक के बेनिफिशरी हैं। क्या इन तजादात की मौजूदगी में आवाम का भला हो सकेगा? इन तमाम मामलात पर आज हमने बात करनी। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर खान झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, फैसल करीम कुंडी साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। कुंडी साहब से भी जो है वो बात करेंगे क्योंकि आज उन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में यहाँ तक कह दिया कि PMLN के बारे में उन्होंने ये तक कह दिया कि वो जो है ड्राइंग रूम की सियासत कर रहे हैं। झगड़ा साहब, मैं ज़रा ये रिटर्निंग अफसरान वाले मामले पर पहले आना चाहता हूँ। मुझे बताएं कि आप लोगों की तो इलेक्शन डिमांड थी, इलेक्शन के लिए आप सारी जो है वो कहते हैं हम स्ट्रगल कर रहे थे, बाकी तो सब बातें हैं, 1 पॉइंट एजेंडा है, लेकिन आज ये क्या हुआ है कि नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाने का इकदाम करवाने की क्या ज़रूरत थी? अदलिया ROs फराहम ही नहीं कर रही, तो किस तरीके से जो है वो ROs आए? ये इलेक्शन कमीशन क्या करे? ये तो बज़ाहिर आप लोगों पर अब ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोगों ने टेक्निकली इलेक्शन से भागने के लिए एक तरीका ढूंढा है। मेरे ख्याल में मीडिया इससे थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर सकती है। 335 दिन हो गए पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व हुए, 335 दिन यही स्ट्रगल रही है कि इलेक्शन हो। 331 दिन हो गए खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को डिसॉल्व हुए, 127 दिन हो गए वफाक सिंध बलोचिस्तान के असेंबली को डिसॉल्व हुए। इन दो चीजों में कोई तजाद नहीं है। इलेक्शन की डेट है, वो पत्थर पे लकीर है, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे हैं। और एक वजाहत, ये मेरे पास पंजाब के चीफ जस्टिस का खत
अगस्त 2023 का इलेक्शन कमीशन जो कि कह रहा है कि आपकी जो आरओज की रिक्वेस्ट है वो हम उस वक्त देखेंगे जब स्केड्यूल आ जाएगा, तो इनकार उन्होंने कभी नहीं किया। और यही वो सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिन पे सिर्फ हमें नहीं आपको भी सवाल उठाने चाहिए। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है ना झगड़ा साहब, इसमें मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम है ये कि वो स्केड्यूल कब देता है, अदालतों का तो ये काम नहीं है ना कि वो उससे स्केड्यूल लें। अब जब वो स्केड्यूल देने की पोजीशन में आए तब उन्होंने जो उन्होंने आरोज मांगने पहले मांगने हैं ना, अब वो जब इस पोजीशन में आ रहे हैं और उनको पता है कि अदलिया नहीं फराम कर रही, तो फिर जाहिर है जो प्रोसेस उन्होंने अडॉप्ट किया वही प्रोसेस बचता था। लेकिन आप लोगों को इससे फर्क क्या पड़ता है कि आरओज हों या एडमिनिस्ट्रेशन से ली जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज आप 13 के इलेक्शन को तो आप भी पीपल्स पार्टी की तरह आरओ का इलेक्शन कहते रहे। नहीं, प्रॉब्लम तो है जब आरओज के इलेक्शंस हुए और जो अनफॉर्चुनेटली सिविल ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड रहा है कि वो किसी सियासी पार्टी से ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई, या जो पंजाब पुलिस का एटीट्यूड रहा है, उसके बाद जुडिशरी के ऑफिसर्स में और इनमें बहुत फर्क है। और दूसरी चीज, आई एम सॉरी, हम इस लाइन पे दोबारा नहीं जा सकते कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ये ड्रामा इलेक्शन डेट पे हो चुका है, जहां पे 4 लॉ मिनिस्टर्स और इलेक्शन कमीशन ये कहती रही, और इलेक्शन कमीशन अमरीकी सफीर से तो मिली लेकिन सदर साहब से ना मिल सकी। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो अटॉर्नी जनरल भी मान गए कि तारीख देनी चाहिए थी सदर साहब को, ठीक है। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने उस जजमेंट के साथ एडिशनल नोट में यह भी लिखा कि हर दिन जो 90 दिन के बाद गुजरा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है। और उन्होंने ही लिखा कि उस तनाजर से ये सारी हुकूमतें जो है वो इलीगल है। और उन्होंने ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन, सदर, गवर्नर्स, केयरटेकर गवर्नमेंट्स और पीडीएम की गवर्नमेंट्स सबने कानून की खिलाफ वर्जी की है। नहीं सर नहीं, लेकिन इस जजमेंट के बाद मामला इलेक्शन एक्ट के तहत ही हुआ है। जो तारीख आई है वो इलेक्शन कमीशन के ही उससे आई है। ये इख्तियार सदर का जरूर किया गया, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर ये तारीख आई है, ये कंसीड किया गया है इस बात को। बहरहाल इस डिबेट में जाए बगैर आप कहते हैं हम मकबूलियत की जो राइड अभी इंजॉय कर रहे हैं उस एतबार से तो चाहे अदलिया से लें चाहे आप ब्यूरोक्रेसी से लें, इट डजंट रियली मैटर। खैर मैं आप जरा इसको थोड़ा और डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं मैं, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प मामला है, क्योंकि अब तो इलेक्शन बिल्कुल करीब था लेकिन उसके बाद ये सब सूरत हाल बन गई। कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा हसन अयूब साहब, ये जो बात कर रहे हैं नून लीग पीटीआई पर इलेक्शन से फरार का इल्जाम लगा रही है, वो कह रहे हैं नहीं, हम वो पंजाब वाला वो लेटर भी दिखा रहे हैं। वो कहते हैं चीफ जस्टिस उन्होंने कहा था कि जब आप स्केड्यूल दे रहे होंगे तब बात कीजिएगा। उसका तो खैर मैंने अभी उनको एक जवाब दिया है, लेकिन मुझे बताइएगा कि ये कैसे होगा? वो तो कहते हैं हम इतने मकबूल हैं, हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वो इलेक्शन से भागना क्यों चाहेंगे? नून लीग के इस इल्जाम में कैसे वजन है? वजन इस वजह से है, उसकी बुनियादी वजूहात हैं कि इस वक्त इनकी जो टॉप टियर लीडरशिप है वो फरार है, और जो इस वक्त वकला हैं, चंद लोग हैं, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। देखिए, कहते हैं दावे ज़रूर कर रहे हैं जी कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, हम तो बहुत मकबूल हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर जो इक़दाम इन्होंने किया है, अब तो यानी 8 फरवरी को इंतखाबात होते कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अभी भी यानी अब कल मुलाकात होनी है, यानी जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन, ये इतलात मौसूल हो रही है कि कल वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जा रहे हैं। हाँ। और जो ये मौजूदा सूरत हाल होगी इसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे और फिर पूछेंगे कि वो हमें क्या कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि अब 8 फरवरी की तारीख पत्थर के ऊपर लकीर है, लेकिन 54 दिन तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ना। अब 54 दिन क्यों रिक्वायर्ड है? और जो सबसे पहला मरला होता है, यानी आपने नॉमिनेशन पेपर्स लेने और फिर नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने, वो आपके आरओज और डीआरओज के पास ही होता है। तो लिहाजा ये कह देना जो कि आज इनके जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनकी मुझे जो मीडिया टॉक थी वो तो बड़ी मतलब एक शॉकिंग थी। वो कह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो अनाउंस हो जाए। भाई हो जाए, जब आपके आरओज और डीआरओज ही नहीं है तो नॉमिनेशन पेपर किससे लेंगे? उन्होंने कहा मैंने ट्रेनिंग का प्रोसेस भी शुरू करा दिया था। नहीं, वो किस तरीके से कर सकते हैं? ट्रेनिंग तो अलग चीज़ है ना,
वो कह रहे थे, आज बैरिस्टर गौर साहब फरमा रहे थे कि प्रोसेस चलना चाहिए, इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। यहाँ से आपकी जाती है पिटिशन, जाती है लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ से आप जो नोटिफिकेशन था आरओज और डीआरओज वाला उसको सस्पेंड करा दिया है। तो फिर आप कह रहे हैं जी कि इलेक्शन का शेड्यूल आना चाहिए और प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। किस तरीके से बढ़ेगा जी? पर वो झगड़ा साहब कह रहे हैं कि पंजाब जो लेटर दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने ये थोड़ी कहा था हम दे नहीं रहे, हमने कहा था आप इलेक्शन अनाउंस करें, स्केड्यूल दें, हम जो है वो आपको दे देंगे जुडिशरी से। हाँ नहीं, एक नोटिफिकेशन तो मौजूद है ना। अब वो कह रहे हैं कि प्रोसेस बढ़ाएं। अब जजेस ये क्यों कह रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि हमारे जो वकला हैं वो वकला जो है वो जजेस के साथ जुडिशरी से जब आरओज और डीआरओज होंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे। बात ये है कि जो इलेक्शन का अमल होता है वो पूरी क्योंकि वकला ने इलेक्शन लड़ना है इसलिए, हाँ इस वजह से कर रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी ने चलना होता है, सिर्फ एक नहीं, उसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें इनके लिए जो ना मैं आपको बता रहा हूं ना कि वो डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग इलेक्शन से पहले होना जरूरी है। वो ट्रेनिंग सेशन भी शुरू हो गए, वो मस्ट है ना। जब जुडिशरी से भी शेड्यूल से पहले ट्रेनिंग तो होगी ना, हाँ। मस्ट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दे, यानी 16 तारीख को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए। और ये तय नहीं हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो अदलिया से हो या किधर से। इनको इतनी चीज पता ही नहीं है, ये अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारते हैं और बाद में कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ज्यादती हो गई है। अब किसने कहा था कि ये एप्लीकेशन लेके जाएं? और अगर अब हो गया इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो इसका जिम्मेदार मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी है, इसके जिम्मेदार तो ये लोग खुद हैं। कुंडी साहब, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है इस मामले पर? ये डिलेइंग टैक्टिक है या नहीं, इनसे गलती हो गई है, या वो अपनी जगह ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने भी तो 13 के इलेक्शन को आरओज का इलेक्शन करार दिया था और अदलिया के ऊपर इस पर बड़ी तनकीद हुई थी कि जी वहाँ से अफसरान लिए गए। तो आज वो वही बात कर रहे हैं, आप वाले मौक़िफ़ पे जाके खड़े हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्रॉब्लम ये नहीं कि हमने कहा कि आरओ इलेक्शन हैं और हमारे मौके पे खड़े हम समझते हैं कि सारी अदलिया या सारी ब्यूरोक्रेसी या सारे सियासतदान या मीडिया के लोग एक जैसे होते हैं, मुख्तलिफ उस चीज़ होती है। लेकिन ये बड़ा अफसोस है कि मैंने पिछले दिनों इलेक्शन कमिश्नर के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, हमारा डेलीगेशन किया था और हमने यहाँ पे उनके साथ कुछ खदशात का इजहार किया था, जिसमें इलेक्शन की डिले के ऊपर भी हमने बात की। कुछ अप्लीकेशन आई हुई है एनोनिमसली कि जी ये इलेक्शन वो है, बर्फ़बारी है या मौसम ख़राब है, और हमने कहा इसको आप देखें। और ये मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में जैसे डिस्कशन हो रही है कि जी, और बयानात भी आए हैं कि जी शायद 8 हफ्ते या 6 हफ्ते डिले हो सकते हैं। मैं कि इसको आप देखें कि इलेक्शन डिले ना हो। और जिस तरह जस्टिस फाइज़ा साहब ने कहा है कि ये पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने। पर जरदारी साहब भी कह रहे हैं अगर 10-15 दिन आगे हो जाए कोई मसला नहीं। जरदारी साहब ने ये कहा था कि उन्होंने कहा था इलेक्शन टाइम पे होंगे, लेकिन जब ये कहा कि सुना जाएगा, उन्होंने कहा अगर 8-10 दिन आगे पीछे हो इलेक्शन तो अपने फिर भी कराने हैं, इलेक्शन से कोई नहीं भाग सकता। तो आप लोगों को 10-15 दिन आगे हो जाए कोई एतराज़ नहीं? हमें बिल्कुल एतराज़, हमें एक दिन का भी एतराज़ है। सर मेरी समझ नहीं आ रहा, कल नासिर शाह साहब थे, वो भी ये कह रहे थे हमें एतराज़ है, हम चाहते हैं 8 फरवरी को। आप भी कह रहे हैं, आप दोनों पार्टी में अहम पोजीशंस पर हैं। जरदारी साहब कहते हैं 10-15 दिन आगे हो जाएं, लेकिन आप ये कह रहे हैं हम फिर भी 10-15 दिन आगे का मतलब होगा कि 28 फरवरी। नहीं, देखें आप उस इंटरव्यू को दोबारा देखें। जब उन्होंने पहले दफ़ा कहा, उसने कहा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें लोग कह रहे हैं हो रहे हैं, PMLN वाले भी, खाकान अब्बासी साहब ने भी और अमीर मकाम साहब ने भी ये बातें की हैं, चीज़ें की हैं। हमें ख़तरा इसलिए नज़र आता है क्योंकि जब PMLN वाले पहले कह रहे थे फरवरी में इलेक्शन होगा, तो फरवरी में इलेक्शन हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जी ये डिले, हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए। देखें इलेक्शन नहीं, अगर वो कहते हैं जी जरदारी साहब कहते हैं 10-15 दिन आगे होते हैं तो इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो आपकी पार्टी की पोजीशन इज डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। वो उस क्वेश्चन पे था कि अगर वो कहते हैं अगर 10-15 दिन अगर वो आगे तो होने चाहिए, नहीं हम कहते हैं नहीं होने चाहिए। 8 फरवरी इज द एग्जैक्ट डेट के इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 अगर इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ तस्लीम कर ले, मौलाना साहब ने भी कहा देख लें वो वोटर्स का मसला, अफगानियों को रजिस्टर कराया हुआ है, जरदारी साहब ने भी ये बात की, अगर ये इलेक्शन कमीशन फॉर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मुझे पता है ऐसा नहीं होने जा रहा, अभी तक 8 फरवरी है, तो आप लोग 10-15 दिन आगे तस्लीम कर लेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जो इसका मतलब ये है कि जरदारी साहब की बात को तस्लीम नहीं करेंगे। नहीं, एक बात है, अब ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन को मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी ने बताना था कि ये रजिस्टर्ड हुए वोट, उनको नहीं पता था कि रजिस्टर्ड है। ये चीज़ें जो हो रही हैं इनको पहले पता नहीं था। हम नहीं बताने सब कुछ, अगर हमने बताने तो फिर हम खुद उधर बैठ जाएं। लेकिन ये मेरी बात सुनिए, लेकिन दूसरी ये जो रजिस्टर्ड कराने का मामला है ये नादरा का काम है और ये एग्जीक्यूटिव्स का काम है और ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि अगर पिछली हुकूमत ने या उससे पिछली हुकूमत ने या उससे पिछली हुकूमत ने दूसरी कौमियत वालों को पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड बना दिए, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किए हैं, मैंने अगर किए हैं जी गलत किए हैं तो सजा, इस मुल्क में सजा ही जजा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये बात आप करते रहें जो मुल्क के साथ खेलते रहें। जो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एक और चीज, जो इनके नाम जो जाली शनाख्ती कार्ड हैं इनको खत्म करना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। यानी फैमिली ट्रीज से अगर नादरा चाहे तो विद इन 4-5 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। और जो मेरी सोर्सेज बता रहे हैं, नादरा ने ऑलरेडी ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और टोटल
1 लाख अफगान ऐसे हैं जिनको पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड इशू हुए और जो मुख्तलिफ अदवार में हुए, और इसमें यानी बलूचिस्तान में भी हैं 13,000 के करीब नंबर है, और जो आप बात कर रहे हैं जो केपी में, और केपी में दीर के इलाके में जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी, ये उन्होंने वहां पर रजिस्टर कराए और कुछ इंडिविजुअल्स के भी हैं। ठीक है, लेकिन वो हुकूमतों का काम है ना ये कि वो उसको देखें। लेकिन झगड़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि अब तो 54 दिन के अंदर स्केड्यूल उन्होंने देना है इलेक्शन कमीशन ने। अब ये 2 दिन में वो कैसे होगा जो आप चाह रहे हैं? मतलब अब उन्हें क्योंकि ट्रेनिंग्स देनी होती हैं और वो प्रोसेस भी शुरू हो गया था, अब वो कैसे जो है वो चेंज करें और उसके बाद 2 दिन बाद जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दें? यार कर सकते और करना चाहिए, और मैं कुंडी साहब को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कहा, और बिल्कुल हमारी भी ये लाइन है कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है। जो मेरा सवाल है, आप ये सवाल कुंडी साहब से कर रहे हैं या मेरे से कर रहे हैं, ये तो आपको इलेक्शन कमीशन से करना चाहिए। 320 दिन में अगर वो नहीं डिसाइड कर सके कि आरओ कौन होना चाहिए या फ्री एंड फेयर कैसे होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं सर, नहीं सर, आप कंफ्यूज कर रहे हैं झगड़ा साहब, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट। आप सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना सर। देखें, इलेक्शन कमीशन ने पहले कोर्ट, मैंने पहले आपको कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट से पूछा, कोर्ट ने उनको मना किया, उसके बाद जी गो अहेड, बात खत्म होने दे फिर आप पूछ लें। अगर एक इलेक्शन कमीशन जिसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है 127 दिन के बाद वो 54 दिन का टाइम देता है, वो 10 दिन पहले क्यों नहीं शेड्यूल जो है वो पब्लिश करता? ये सवाल अगर पहले होता कि इलेक्शन की डेट किसने देनी थी, कब देनी थी, तो ये मसला हल हो जाता। माय पॉइंट इज जो हो गया, लेकिन मीडिया का एक रोल है एज इनफॉर्मल रेगुलेटर, जहां पे अगर वो सही सवाल करे तो सिर्फ सियासतदानों के नहीं, हमारे आईन और हमारे पूरे गवर्नेंस सिस्टम का बहुत भला होगा। ये काम इलेक्शन कमीशन का है और उन्हें हर हाल में अभी 54 दिन में स्केड्यूल देना होगा। ओके, क्योंकि अब मसला ये है, बताया गया था जी कर ले, आप कंप्लीट कर ले बात। अगर उनको बताया गया था, अगर उनको ये बताया गया था, जो जैसे मैंने आपको खत में कहा कि स्केड्यूल के बाद, और उन्होंने स्केड्यूल में 1 दिन की गुंजाइश भी नहीं छोड़नी, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर चले जाते हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास। अच्छा, वैसे तो एक चीज सर अपना थोड़ा सा ये पॉइंट हमें क्लियर करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन कोई अदालतों के बाउंड नहीं है, वो भी एक इंडिपेंडेंट बाकायदा बॉडी है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाउंड नहीं है कि अगर अदालत हाई कोर्ट के जज साहब फैसला करेंगे तो उन्होंने उस फैसले पर अमल करना है और उन पे चलना है। अगर वो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे वहां पर जो है वो दे विल कम अक्रॉस विद। प्रॉब्लम ये है कि जब वो बात करते हैं कोर्ट से और कोर्ट ये कहती है, आप अभी बेशक ये लेटर दिखा रहे हैं लेकिन यहां पर सिर्फ यही डिस्कशन थी कि कोर्ट ने कहा हम फिलहाल आपको ये नहीं दे सकते। जब वो 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो डीआरओस को, आरओस को ट्रेनिंग देगा, उसके बाद स्केड्यूल आएगा ना। एक अनट्रेन्ड बंदों के साथ तो वो स्केड्यूल नहीं दे सकते। जब कोर्ट उनको बंदे नहीं दे रही, दूसरी तरफ से वो बंदे ले रहे हैं, तो वो इलेक्शन कैसे करेंगे? और ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ये तो हम कई सालों से कह रहे हैं, हम आपकी हुकूमत में भी कहते थे कि मीडिया को मीडिया का काम करने देना चाहिए। उस वक्त हमें बताया जाता था कि ये चीज़ जो है वो संगीन बगावत है, ये गद्दारी है, ये रियासत के खिलाफ जुर्म है, ये तमाम चीज़ें हैं। सो मीडिया का जो किरदार है, ये बात दुरुस्त है कि मीडिया को तमाम लोगों को जो है वो तनकीद करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अदालत ने दिया होता तो हम आज उनको कह रहे होते कि भाई आपने उनके देने के बावजूद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों ले लिया? 1100 लोग मांग रहे हैं यार, कोई 1-2 यानी ये 5-10 की बात नहीं है। मुल्क भर में 1150 जुडिशियल ऑफिसर्स रिक्वायर्ड हैं फॉर डीआरओज और आरओशिप के लिए। इनकी एप्लीकेशन कब गई? और ऑलरेडी ओवरबर्डन हमारी जुडिशरी, ये कोई हफ्ता पहले की बात है। हाँ, तो ये तो आप दरख्वास्त पहले भी दे सकते थे, हफ्ता पहले की एप्लीकेशन है। मेरे ख्याल में दरखास्त वहां पे काफी टाइम से पेंडिंग थी या डिसीजन रिजर्व था। लेकिन चलिए, अच्छा है आपने मीडिया की बात की कि क्योंकि 1-2 मिनट के लिए मैं सोच रहा था शायद आप इलेक्शन कमीशन के लिए ही काम करते, लेकिन मजाक कर रहा हूं आदिल, लेकिन मेरे ख्याल में देखें झगड़ा साहब, 1100 मैं आपको कोशिश करता हूं कि अपनी टीम को कहता हूं कि इमरान खान साहब का वो शॉट निकालें
जिसमें वजीरिस्तान में मैं उनसे सवाल पूछ रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है तनकीद कर रही है। उन्होंने जी सर, इस गुनाह में आप भी शरीक थे। सवाल किया था। नहीं, मैंने सवाल पूछा था ना, मुझे याद है आपके लंबे बाल थे, उड़ रहे थे उस वक्त। जी जी, मेरे बाल अभी भी लंबे हैं, आपको दिख नहीं रहे। हुजूर वाला तो उस वक्त हमें खान साहब ये बता रहे थे कि ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं कोई आया। उन्होंने कहा ये वाले जो हैं ये बहुत ईमानदार हैं, ये मेरिट पर फैसले कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो था वो उनका आदमी था। मैं बल्कि अपनी टीम को कहूंगा वो शॉट निकाले, और मैं भी मजाक कर रहा हूं लेकिन संजीदगी के साथ। जी झगड़ा साहब। हाँ, संजीदगी के साथ ये 1100, 1200, 1300 2018 के इलेक्शंस जो हैं वो जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ हुए, 2013 के इलेक्शंस जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ हुए। और एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आप किसी से भी पूछ लें जो ब्यूरोक्रेसी में काम करता है, वो आपको खुद कहेगा कि इलेक्शंस में ये प्राइम रोल सारे जुडिशियल ऑफिसर्स के होने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा झगड़ा साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, मैं आपको एक चीज बता, 13 में जब पीपल्स पार्टी ने एतराज किया तो आपकी पार्टी की भी यही पोजीशन थी कि ये आरओस का इलेक्शन है और इस पे जुडिशियल ऑफिसर्स का रोल जो है अफसोसनाक है। एक बात। दूसरी बात ये है सर कि हमें ये समझना पड़ेगा, देखें अगर साकिब निसार साहब थे तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट बेस्ट थी। जनरल बाजवा के साथ जब तक फर्स्ट एक्सटेंशन वाला मसला नहीं आया था तो एस्टेब्लिशमेंट बेस्ट थी। आज आपके पास अदालत पर भी एतराजात आ गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे भी एतराजात आ गए हैं। हुजूर प्रिंसिपल अडॉप्ट करें, फिर सब पर तनकीद करें। ये नहीं हो सकता कि आपको 4 लोग पसंद है तो अदालत भी अच्छी है, एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी है, मीडिया भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको वो लोग पसंद नहीं है तो फिर मीडिया भी बुरा है, अदालत भी बुरी है, एस्टेब्लिशमेंट भी बुरी है। उसूल को हमने पिक करना है, पर्सनैलिटीज को पिक नहीं करना। हम तब भी गलत को गलत कहते थे, आज भी गलत कह रहे हैं और उसकी हमने कॉस्ट भी पे की है। ये बात फिर आपसे तन्हाई में किसी वक्त करेंगे, हमारे दोस्तों को पता है कि हमने क्या कॉस्ट पे किया। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद जो है वो बात करेंगे कि अब जो केस मामला है उसका क्या बनेगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। झगड़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बात की जा रही है बरतानिया और अमेरिका में केस करने का फैसला किया जा रहा है, ये फैमिली का फैसला है या पार्टी का भी फैसला है खान साहब के मामले में? नहीं, ये फैमिली का फैसला होगा। इस पे मुझे ना कुछ पता है और ना मुनासिब है कि फिर मैं इस पे इससे ज्यादा बात करूं। ठीक, आपके ख्याल में होना चाहिए? नो कमेंट। मेरे से कोई ताल्लुक उसका नहीं है, फैमिली का मामला है। ये फैमिली को जो है वो खुद ही देखना चाहिए। ओके। अच्छा जरिए ये मुझे बताइए कि जो पाकिस्तानी अदालत में हसासियत की बुनियाद पर इन कैमरा ट्रायल का फैसला हुआ ना, और अब आप इस मामले को मतलब यानी उनकी फैमिली, आप कह रहे हैं कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन चलें खैर अब आप ये कह रहे हैं कि आप इस पर बात नहीं करना चाहते, फर्दर फिर इसके ऊपर बात शायद हो भी नहीं सकती। आपके ख्याल में ये क्या होने जा रहा है कुंडी साहब? वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं तो जाहिर है इस मसले की तो फिर बहुत बड़ी गूंज है। तो क्या हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो इस मामले को किसी नहज तक नहीं पहुंचा सका, इसलिए अब ये उधर से हल होना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी झगड़ा साहब ने बातें की, अब इनकी 9 साल गालिबन 9 साल ही थे तकरीबन केपी में हुकूमत रही, पंजाब में भी 4 साल इन्होंने की और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक कर दिया था। आज दाल में कुछ काला है ना, जो एतमाद नहीं कर रहे सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, तो इनको भी पता है कि क्या सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, वरना तो केपी में तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाक साफ ब्यूरोक्रेसी है जिस पे एतमाद होना चाहिए। पंजाब में भी 4 साल इन्होंने बहुत मेहनत की थी, बड़ी अच्छी ब्यूरोक्रेसी होगी, सियासत से बालातर होगी। लेकिन बात यह है कि प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त अगर ये लोग समझते पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को, जिस वक्त ये बातचीत नहीं करना चाहते किसी के साथ, और इनको बार बार कहते हैं न करो, ये कहते थे कि नहीं हमें जो चीज़ इंस्ट्रक्शंस आई हम उसको लगाएंगे। मुझे आपका इंटरव्यू याद है जब आपने वज़ीरिस्तान की पहाड़ी पे किया था और उन्होंने कहा था पाकिस्तान में इससे बेहतरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ ही नहीं सकता, और ऐसी चॉइस थी। फिर बाद में पता चलता है कि जी क्योंकि इनका अपना प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस भी था, सब कुछ था, आज ये कहते हैं इससे बुरा शख्स पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें किसी कहने पे लगाया। अब प्रॉब्लम है कि इन्होंने तो अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, पॉलिटिकल माइंड अप्लाई करते। झगड़ा साहब जैसे कॉम्पिटेंट लोग उनके साथ थे या बाकी पॉलिटिकल लोग थे, उनकी अगर बात मानी जाती तो मैं समझता कि आज इनको ये दिन देखना पड़ते। उनके साथ वो लोग थे जो आज चोरी के मजनू थे, जो आज वो जो मैं कहता था डेपुटेशन पे और चले जाएंगे, वो डेपुटेशन चले गए। अब ये लोग बैठे कि यार वो चीज़ भी हमारी गलत थी और वो चीज़ भी गलत थी और वो चीज़ भी थी, इसके कहने पे हमने ये लगाया, उसके कहने पे हमने ये लगाया। अगर आप अपना पॉलिटिकल माइंड अप्लाई करते और अच्छे बंदे लगा लेते
तो मैं नहीं समझता कि वैसे वो एक एतराज़ वैसे ये उठता है कि जो वो कहते हैं कि जो मतलब ऑब्वियसली फिर आपको तो हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं ना, मैं दोनों तरफ की बात सुननी पड़ जाती है। जब हम पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने ये बंदा भी लगवाया, ये बंदा भी लगवाया, वो कहते हैं हम इतने ताकतवर थे, हम उस्मान बुज़दार तो चेंज करा नहीं सके, लेकिन हमने बाकी का सारा कुछ हमने लगवाया। तो ये भी वहाँ से एतराज़ आता है। वो कहते हैं अगर एड्डे ऐसी ताकतवर सा ऐसी वो भी लवा लेना। नहीं, मैं नहीं समझता कि अगर वो सीएम चेंज करना चाहते तो चेंज कर सकते थे। ऐसा कोई चीज़ नहीं, इनके पास मेजॉरिटी थी, चेंज कर सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नहीं चेंज करना चाहते थे और वो इस किस्म के कमज़ोर सीएम से पंजाब चलवाना चाहते ताकि कल कोई अपनी देखें वो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। एक इंटरनल मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि जो इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं उनसे पूछें उस्मान बुज़दार तो हटाया नहीं हमारे कहने पे, और क्या हटाना था? देखें वो या लगाना था। वो आप एक इदारे को इल्ज़ाम नहीं कर सकते। वो इनके जो मास्टरमाइंड थे, जो इनको डिक्टेशन देते थे कोच, और जो इनको कहते हैं हम 10 साल के लिए होंगे और मुझे आर्मी चीफ बना लो, 5 साल अगले भी तुम्हारे हो जाएंगे, तो फिर वो तो आज वो तो खुद रिटायर हो गया। वैसे मैं आपको बताऊं, वैसे मैं ये भी बात कर रहे थे ना, देखें अदालतों का या निज़ाम का हमारे सबका एतराज़ है, क्योंकि अभी तो वो भुट्टो साहब के केस से ममासलत भी कर रहे हैं। इस पर भी ज़रा कमेंट करते हैं, फिर मैंने झगड़ा साहब की तरफ जाना है, उन्होंने फिर उनकी कोई कमिटमेंट है। वो कहते हैं इसको कंपैरिजन है इमरान खान साहब का और भुट्टो साहब की, वो कहते हैं मुमासलत है केस की, इसलिए अब हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा। देखिए प्रॉब्लम तो ये है कि हमने हमारा जो है केस भुट्टो साहब कितने साल बाद सुना गया, सबसे पुराना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था और 11 साल हुए प्रेसिडेंट रेफरेंस आने के बाद सुना गया। फिर आप इतना इंतजार करेंगे? आप भी फिर इतना इंतजार कर लें। तो आप लोगों ने एक सबर किया उसके नहीं, हम तो बार बार गए। देखें उसके बाद जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा, उसके बाद बिलावल साहब गए, सुप्रीम कोर्ट खुद पेश हुए। तो मुमासलत नहीं है आप कह रहे हैं? किस चीज़ की है? हेनरी किसिंजर ने बरमला कहा था कि मैं आपको दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल फिर करूँगा, और ये एक सफ़ेद कागज़ लहरा रहे हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या है, कोई ABC लिखा है, अली बेजीम लिखा है, क्या लिखा है, लेकिन मतलब है वो तो ओपन किया था। आप देखें ये उधर जाते हैं, वो सैफर की बात करो, उधर जाते हैं कहते हैं हमें जो है पाकिस्तान की फौज ने निकाला, इधर होते हैं उनको पता है कि लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, कहते हैं अमेरिका और फौज ने इकट्ठे में निकाला। भाई एक तरफ तो हो जाए ना, और फिर जब आपके पास अमेरिकन मिलते हैं, अमेरिकन एम्बेसडर के साथ आप सेल्फियां खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, उधर कोई प्रेस रिलीज में जिक्र होता है कि यहाँ पे हमने जो है अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया? नहीं। ठीक, झगड़ा साहब आप यकीनन इस पर भी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते होंगे, लेकिन साथ में मुझे जरा अफगानी जो शनाख्ती कार्ड वाला इशू है, जो जरदारी साहब ने भी बात की और भी बात हो रही है कि जो लोगों के, इस पर जरा बताइएगा, आपकी हुकूमत में ऐसा हुआ था क्या? नहीं यार, देखिए एक तो जो कुंडी साहब ने गलत लोगों की सिलेक्शन की वो हो जाती है। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की, जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी ज़ियाउल हक को ही लगाया था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो कुंडी साहब ने ब्यूरोक्रेसी की बात की, मेरे ख्याल में ये इस पे थोड़ी सी बात करना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी को कोई 2 साल में, 3 साल में या सही गलत बंदे लगा के नहीं ठीक कर सकता। ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए कुछ काम सियासतदानों को करना पड़ेगा, कुछ ब्यूरोक्रेसी को करना पड़ेगा। सियासत को एक तरफ पे करके मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक ब्यूरोक्रेट नहीं था इतने टाइम में कि वो प्रिंसिपल पे कहे कि मैंने अपनी प्रोफेशनल जॉब को पॉलिटिसाइज नहीं करना। तो ब्यूरोक्रेसी में बहुत कुछ ठीक करने को है, ये मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूं। अफगानियों का मजाक है, मुझे लगता है कि जरदारी साहब वैसे उन्होंने कुछ अजीब बातें की। अब कुंडी साहब बैठे और आजकल हम वैसे जो है वो एक दूसरे पे ज्यादा अटैक नहीं करते, लेकिन वो ताजिकिस्तान से बलोचिस्तान को पानी भी ला रहे थे, और मेरे ख्याल में तो उन्होंने कोई ANP की लाइन ले ली सारे पश्तूनों को अफगान कह के। आई थिंक इट जस्ट शोज हिज लैक ऑफ नॉलेज। पुख्तूनख्वा में PTI मकबूल तरीन जमात है बाय डिस्टेंस, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, खास तौर पे पिछले 7 महीनों के प्रेशर के बाद भी वोटर नहीं हिल रहा। ठीक, तो जाहिर है वो तो दूसरी तरफ बात चली गई है। बात दुरुस्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि सारे पश्तून अफगानिस्तान हैं। देखें, जब खैबर पख्तूनख्वा का सूबा बनाया जा रहा था, नाम खैबर पख्तूनख्वा का, और बड़ी कंप्लेंट हो रही कि जी अफगानिस्तान और ये चीज़, आप मुझे एक पश्तून लीडर बताएं, एक पश्तून बिजनेसमैन बताएं, एक ऐसा बंदा बताएं पश्तून जो कि मतलब है कि वेल ऑफ हो, उसने जाके काबुल में घर बनाया हो। वो कोशिश करता है कि मेरा घर इस्लामाबाद में हो, ठीक है। सारे हाँ अफगानिस्तान से माइग्रेट होकर पश्तून मेजॉरिटी आए हैं, ये नहीं है कि नहीं आए हैं, मुख्तलिफ ट्राइब्स आए हैं, लेकिन आप ये ना कहें कि सारे पश्तून अफगानी हैं।
यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग हैं जिनको हमने यहाँ पर सेटल किया है, हमने यहाँ पे दुनिया पे एक एहसान किया। लेकिन आप मुझे बताएं, झगड़ा साहब मुझे ये बता दें कि कोई पाकिस्तानी यूरोप अमेरिका में जाए जिसके पास वीज़ा ना और पासपोर्ट ना, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? यूरोप में क्या सलूक किया जाता है? बाकी ममालिक में क्या सलूक किया जाता है? क्या हमने ठेका लिया है जिसके पास वीज़ा भी ना हो, पासपोर्ट भी ना हो और यहाँ पर वो बदमाशी भी करे, दंदनाता फिरे भी सही? क्या दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तानी के साथ अगर ये सलूक है तो हम कहते हैं आप आएँ, लीगली आएँ, एक मैं इनका जवाब ले लूं क्योंकि इनको एक प्रोसेस से आए, पासपोर्ट बनाएं, अफगानिस्तान का वीज़ा लें, बिल्कुल हम आपको वेलकम करेंगे। लेकिन आप अगर गैर कानूनी तौर पे हैं और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर तो नो कम्प्रोमाइज होगा। नो कम्प्रोमाइज। झगड़ा साहब, वैसे कराची में खान साहब ने जलसे में शहरियत देने की भी बात की थी और फिर बाद में जो है वो स्टेप डाउन किया था इस मसले से जब थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ सारा, और ये कह रहे हैं कि कौन सा मुल्क है जिसमें इस तरह रह सकते हैं? मैं कुंडी साहब से एग्री करता हूं, बल्कि 16 साल मैं बाहर रहा हूं और जानबूझ के पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं चेंज किया, तो जो तकलीफ होती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने की, क्योंकि तारीख में जो हमने किया है वो मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है। हाँ, जो खान साहब ने बात की या जो बात है किसी को अपने मुल्क इज्जत से बाइज्जत वापस भेजने की, या इवन ये डिबेट करना कि कोई आपके मुल्क 30-40 साल रहा है उसके लिए लीगलाइजेशन का कोई तरीका होना चाहिए, इसमें एक भी काबिल एतराज बात नहीं है। अगर हम ये डिबेट नहीं कर सकते तो हम अच्छे फैसले नहीं ले सकते। और हां, ये भी डिबेट होना चाहिए कि 300-350 दिन के बाद आया ये फैसले कोई केयरटेकर गवर्नमेंट के करने के हैं, या अगर इलेक्शन टाइम पे होते या अभी भी जब 60 दिन में हो रहे हैं, ये उस गवर्नमेंट के करने के हैं जो कि अवाम के मैंडेट से आई हो। मेरे ख्याल में कुंडी साहब भी इस सबसे एग्री करेंगे। ये क्या बात जी, थैंक यू सो मच झगड़ा साहब, उनकी कोई कमिटमेंट है? सब चले, शुक्रिया अदा करें, नहीं बात की है जी। आप बताएं ना क्या बात की उन्होंने। वो कह रहे हैं मैं तो अभी बोलने वाला था, निगरान हुकूमत का करने का काम नहीं है, खामोश हो गया। ये निगरान हुकूमत का करने का काम नहीं है। आपने मेरा ट्वीट देखा था? वो ये कह रहे हैं, मतलब खुदा का खौफ करें, यानी कोई आदमी आपकी घर की जो दीवार है फलांग के घर के अंदर आ जाए तो आपके, क्योंकि यानी आपके पास इवन केयर टेकर चार्ज है तो आप अपने घर से उसको ना निकालें। नहीं, फलांग के नहीं हसन, देखें उनका एक बैकग्राउंड है, वो पिछले 30-40 साल से यहाँ पर है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन केयर टेकर का मसला नहीं, ये मसला होता है स्टेट का। ये फैसला रियासत का करना होता है। 2-3 चीजें अभी कुंडी साहब ने बात की है ना कि जो कि दुनिया का एक मुल्क बता दें, 197-200 मुल्कों में नक्शे पे एक मुल्क बता दें जहां बगैर पासपोर्ट, वीजा और उन चीजों के रह सकते हो, एक बात। कोई मुल्क नहीं है। दूसरा, हमारे ब्रादर ममालिक जितने भी हैं, आप वहां पर भी जो है वो नहीं जा सकते, आप वेस्ट में भी कहीं नहीं जा सकते, और वो खुद भी एक दूसरे को बगैर उसके इस तरह एक्सेस नहीं देते। पॉइंट ये है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर आप बगैर पासपोर्ट, बगैर शनाख्ती कार्ड, बगैर वो बल्कि बनवा भी सकते हैं। तो अब कहीं तो we have to stop it somewhere। 100,000 ऐसे अफगान हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं हैं, उन्होंने शहरियत ले ली है। हाँ, वो चले गए झगड़ा साहब, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद एनी इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, ये स्टेट का मसला है। अगर रियासत के पास रिकॉर्ड मौजूद है तो रियासत चाहे इंटरिम गवर्नमेंट भी हो, उसको ये फैसला करना है कि भाई आप करना उसका हक है, ये हमारी जो हम टैक्स पे रहे हैं, ये हमारा राइट है। झगड़ा साहब किस बात से परेशान हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक नई हुकूमत नहीं आती तो आप कोई फैसला नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत का काम भी यही है कि डे टू डे अफेयर्स को डील करें। आज अगर एक मुल्क पे एक सिचुएशन ऐसी आ गई है तो निगरान हुकूमत इंतजार करेगी कि थोड़ा सब्र करें, अगली हुकूमत आए। हाँ, जिस तरह ये कह रहे हैं कि वेट तो नहीं। दूसरी बात ये कि देखें, एक और काम, ये तो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, जिन मिलिटेंट्स को इन्होंने यहाँ पर आबाद किया है, जिनको लाएँ कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये बिल्कुल शरीफ शहरियों की तरह रहेंगे, आज वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं। अभी आप रिसेंटली डी खान में जो वाक़या हुआ, जो फ़ौजी उस पर हमला हुआ पुलिस चौकी पर और फौज पे, और इन्होंने कहा था इनके दफ्तर भी हों, ये आ रहे हैं, ये पुरअमन रहेंगे, APS के शोधा का बच्चों का भी जो है आपने वो कर लिया, सियासतदान हों, मीडिया के लोग हों, जो भी आप जिसका भी ले, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या पुलिस है, जिन्होंने भी कुर्बानी, सबका सौदा आपने कर लिया, आ गए जी ये पुरअमन है। आज वो मिलिटेंसी कर रहे हैं, आज वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब कर रहे हैं। आप उनको देखिए, इस मुल्क में जब तक सजा जजा नहीं होगी ना, मसला ड्रामे और फिल्में चलती रहेंगी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये नहीं हो सकता दुनिया में, अब ये कहीं नहीं होता। अब हमें भी किसी जगह पर ये सोचना है, फैसला करना है। देखें, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान में इस काम पर सियासत होती रही है। अब मैं ज़्यादा मजीद तफसीलात में नहीं जाता, पाकिस्तान पहले कई इशूज़ से गुजर चुका है। कराची से पेशावर तक इस चीज़ को कैश कराया जाता है कि जहां वोटर आपका खाते में डलता है उसको आप डाल के काम चलाते हैं।
मजीद इस पे और देख लें किस हुकूमत में कितने रजिस्टर हुए हैं, कहाँ रजिस्टर हुए हैं, कहाँ के पर वोट रेशो देख लें, आपको पता चलेगा। अब आ जाते हैं जरा मियां साहब के मामले पर। आपने तो डायरेक्ट कह दिया कि ये ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं, लाडले हैं, ये सब कुछ है। वो लोग कह रहे हैं हम अभी वेल लेफ्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कुछ नहीं कहते पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब को। वो कहते हैं हमारे भी वो लाडले हैं, हम कुछ नहीं कहते। देखें वो मैं आपके पहले सवाल के साथ इसको नहीं करूँगा। आप कह रहे हैं देखें इलेक्शन ये चीज़ें, देखिए हम कह रहे हैं कि इलेक्शन हम इसलिए कह रहे थे कि इलेक्शन आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे बताएं ग्राउंड में है। हमने 8-9 कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में की, कल हमने ख़वातीन कन्वेंशन की, उसके बाद हम गुजरांवाला भी बीच में परसों गए थे। लेकिन इलेक्शन देखें जब से मियाँ साहब आए हैं उन्होंने एक, जैसे पिछले दिनों गुजरात में मरियम नवाज साहब ने एक जलसा किया है, उसके अलावा वो अवाम में मौजूद ही नहीं है। हम तो अवाम में गए हैं, हम अवाम में अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं, हम शहर शहर जा रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्स में जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ठंड माहौल में बैठी हुई जैसे कोई इलेक्शन ही नहीं हो रहा। अगर इलेक्शन होता तो इस किस्म की चीज़ें होती। हो सकता है पीएमएलएन तो शायद अपने केसेस वेसेस का वेट कर रही होगी। देखें केसेस का वेट तो पूरे लीडरशिप का तो नहीं, केसेस भी साथ साथ चलते रहते हैं, टिकटें भी साथ साथ। क्यों नहीं कर रहे आपके ख्याल में? टिकटें भी साथ साथ तकसीम होती रही। मैंने कहा दाल में कुछ काला नजर आया, लेकिन मुझे भी वो देखना पड़ता है कौन सी दाल काली है। जनवरी से उनका प्रोग्राम आ रहा था, जो मैंने को क्लैरिटी के लिए कि जनवरी से उनका प्लान था कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करना था और जिसमें जलसे करने थे, और जनवरी तक ही, जिससे पहले यानी दिसंबर एंड तक उन्होंने अपने टिकट्स फाइनल कर देने थे। तो वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी मीटिंग्स चल रही हैं और वो अपने यानी प्रॉब्लम उनके साथ एक सिस्टम काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि एक सीट के ऊपर 6 उम्मीदवार हैं। अब किसी ने जो है वो कह दिया कि जी आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करें। अब वो करने की ख्वाहिश भी नहीं है, वो वहाँ पर भी फंस गए हैं। अब वो IPP के साथ जो एडजस्टमेंट जिस तरीके से जो भी लोग कह रहे हैं कि करें, वो अब मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों कह रहे हैं और ये इनको क्या मजबूरी है कि ये इनके साथ क्यों बैठ रहे हैं। काफ लीग के साथ IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ क्यों बैठ रहे हैं? आपको ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही है? मुझे तो समझ, एक मजबूत धड़ा है पंजाब के अंदर। वो आपको भी समझ आ रही है, वो कुंडी साहब को भी समझ आ रही होगी। मुझे पंजाब में समझा दें। वो IPP के साथ उनको बैठना क्यों पड़ रहा है? अच्छा, और वो जो इतने तो मुझे मियां साहब आज स्पीच में मजबूर नहीं लग रहे थे जितने आपके हालात IPP से। एक सवाल बता दें, अगर आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ बैठ सकते हैं तो फिर IPP के साथ? सर बाप पार्टी तो उनसे टूट के बाप पार्टी बनी थी, तो वो लोग उनको वापस लेकर आ रहे हैं, अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर रहे हैं, वो तो इट मेक सेंस। ठीक है, ये तो PTI टूटी है। अब जो PTI टूटी है, जिसने वोट बैंक भी PTI का तकसीम करना है मुबैना तौर पर देखने के हिसाब से जो तवक्को की जा रही थी, तो उसके साथ बैठ कर सीट एडजस्टमेंट की जरूरत क्या है? और मजे की बात यह है कि अब मतलब जहांगीर खान तरीन साहब हैं लोधरा से, लोधरा में ऑलरेडी इनके अपने जो है ना विनिंग जो है वो उम्मीदवार मौजूद है। तो PMLN के उसमें परेशानी है कैंप में थोड़ी कि इन लोगों बहुत ज्यादा परेशानी है, वो नहीं चाह रहे थे कि IPP के साथ एडजस्ट IPP के साथ नहीं चाह रहे, लेकिन ना करें। जो प्रेसिडेंट साहब को फिर किसी ने कहा ना, उनके ना करे तो क्या करें, ना करे तो क्या करे। देखिए प्रॉब्लम ये आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? ये जो आपका जो बहाना है ना, ये नहीं चल सकता। अच्छा, 6 कैंडिडेट खुदा करे 15 कैंडिडेट हों। आजकल जूम है, आजकल स्काइप है, अब जल्द से तो आपने रात को नहीं करने हैं। समझे नहीं, कुंडी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कुंडी साहब इशारे में कह रहे हैं वो ना करें, हम कर लेंगे। नहीं देखें आप तो कर लेंगे ना, अगर वो आपके पास आएंगे आप नहीं करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कहता हम करेंगे या नहीं करेंगे, तो देखो पॉलिटिक्स है, मैं किसी पे ऐसे बयान नहीं देना चाहता। कल करना चाहिए ना, आप कह रहे हैं किसी ना किसी को इत्तेहाद, इनका जमहूरी हक है PMLN का कि वो करें या ना करें। किसी आपका भी तो सारा हक है, आपकी जमहूरियत में हर किसी को हक है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हक, हम तो कह रहे हैं कि देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त चौधरी शुजात और परवेज़ के साथ हमारा इत्तेहाद हो रहा था, PMLN ने जो रेजिस्टेंस शो किया आप सोच भी नहीं सकते। जी। और जिस तरीके से हमने राजी किया, तो आज तो वो गुडी खेल रहे हैं। ठीक है, ठीक बात। तो पहले तो कह रहे थे कि वो नाम भी सुना नहीं पसंद करते। हम कहते हैं नहीं, पॉलिटिक्स में इतने रूम रखें कि हम आपस में बैठ सकें, एक दूसरे के साथ कम से कम बातचीत कर सकें। अब जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास गए तो मैं नहीं समझता किस तरीके से बातचीत की होगी। जैसे पहले उन्होंने हमारे ऊपर, हमें जो 6 वोट दिए थे, हमारे ऊपर जो तनकीद हुई, मरियम नवाज साहिबा ने भी की, मियाँ साहब ने भी की, दोनों मियाँ साहबा ने की, उनकी लीडरशिप ने भी की। कुद्दूस बज़िंजो साहब आ गए आपके पास? हाँ, ज्वाइन तो किया उन्होंने, ज्वाइन कर लिया जी। तो जिस तरह वो आ गए इसी तरह ये भी जा रहे हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा था ना, शेम नहीं कहा हमने, तो ये नहीं कहा कि बाप का बाप और बाप पता नहीं कौन सी, मुझे वो ग्रामर नहीं आती जो पता नहीं वो प्रेजेंट पास्ट। वो बाप का जो पार्टी है वो अपने बाप को छोड़कर इनके साथ आ गई ना, वो तो बाप रिटायर हो गया। अच्छा हसन, आज चीफ जस्टिस की रिमार्क सुन रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक रिमार्क दिया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मोबाइल हाथ में आ जाता है, यूट्यूब बन जाता है। ये जरा आप बताइएगा किस कॉन्टेक्स्ट में आप कोर्ट भी कवर करते हैं? इस वक्त जो आइन पसंद जर्नलिज्म के एस्पेक्ट से शायद उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या? वो तहफ़्फ़ुज़ात बता रहा हूँ ना, जो हमारे आइन पसंद जजेस हैं, जो हमेशा यानी आइन के साथ खड़े हुए हैं,
उनके ऊपर ऐसी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं, गले फाड़ फाड़ के बकवासात किए जा रहे हैं, तो उन लोगों को उन्होंने एक पैगाम दिया है कि वो यानी अपनी इस्लाह कर लें। आज एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था, उनको लिए एक वेकअप कॉल है। अगर समझेंगे तो अपना फ़ायदा है, नहीं समझेंगे तो फिर इसका नुकसान होगा। फिर कल अगर FIA हरकत में आती है और FIA उनकी ऐसे जो बकवासात वो कर रहे हैं, मुग़लज़ात बक रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर एक्शन होगा तो फिर ये आज़ादी सहाफ़त नहीं होगी, फिर आपको जो है ना वो अपने किए की सज़ा मिलेगी। तो इससे मुराद उनकी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर जी मौजूद हैं लोग, वो ऐसे मोबाइल से मुराद उनकी है कि जो वीडियो बनाकर और वो सारा करते हैं। वो सर ट्वीट्स भी हैं, बड़े बड़े जो है वो अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट्स उन्होंने किए हुए हैं। तो कुछ ज्यादा सख्त, क्योंकि मैं आई डोंट वॉच, बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी है, तज़ीक़ आमेज़ किस्म के ट्वीट्स हैं, और वो बातें इस किस्म की कर रहे हैं जो कि देखिए, मैंने खुद जो साबिक चीफ जस्टिस थे उमरता बंदियाल, उन पर तनकीद की, लेकिन कभी उनकी इज्जत लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुंडी साहब से पूछ कि PMLN इतने इत्मीनान से क्या इसलिए बैठी हुई है कि उनको पता है क्या होना है। ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। कुंडी साहब ये बताइएगा, अभी जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं और जिस तरफ मियाँ साहब ले जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये एहतसाब या हिसाब हो सकेगा? बिकॉज वो अपना भी तो सारा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने सारा निज़ाम टॉपल कर दिया, आप लोग उन पर अलग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, PTI अलग लगा रही है। वो कहते हैं जी हम किस पेन से, किस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, अब तो हमारे साथ इंसाफ हुआ इतने साल बाद। बस इस मुल्क का ये अलमिया है कि जब हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं ना, तो ऐसी चीज़ होती है। देखें, मैं समझता हूँ, चलो मियाँ साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। नैब जिस तरीके से, जिस स्पीड से उनसे पे केसेस बना रही थी, उसी यूटर्न से आज उनकी ज़मानतों के साथ जो है वो खामोशी या ज़मानतों में अहम किरदार अदा कर रही है। तो अगर उस वक्त नैब गलत थी, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे उनको पैसे, जैसे बात होती थी ना, करोड़ों रुपए या जितने भी उनको मिलें, अगर उस वक्त नैब गलत थी और गलत केसेस बनाए, क्या उनको सज़ा होगी? क्या उनको ये होगा कि आपने क्यों गलत केसेस बनाए थे? क्या आपने क्यों उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ ये ज़्यादती की थी? और जिस मुश्किलात से मियाँ साहब गुजरे हैं, आज उनको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि तो आप तो नैब को खत्म करेंगे ना, आप लोग भी खत्म देखिए, हमने तो पहले दिन से कहा था। देखें, दो तीन चीज़ें, अभी हम जो सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, जब हमारी 2008 से 13 तक हुकूमत थी, हम यही PMLN से कह रहे थे कि आए हम एक SOP बनाते हैं या कोई ऐसे कानून साजी करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं, इस किस्म की चीज़ें ना हो जो आज हो रही हैं, जो अभी बात की इन्होंने। और दूसरी बात ये थी कि हमने नैब के ऊपर कहा था कि नैब को जो है ख़त्म होना चाहिए। नैब हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अमेंडमेंट्स तो लेकर आए थे ना आप, 2 अमेंडमेंट्स लेकर आए थे किसी PDM, तो 2 अमेंडमेंट्स लेकर आई थी। लेकिन हम कहते हैं नैब होनी नहीं चाहिए। नैब क्या है, मुझे बताएं, नैब ने आज तक किसको सजा दी? या किसी पटवारी या किसी उसको एक्शन को, सुप्रिटेंडेंट को, फलां को पकड़े, इतने पैसे वसूल कर लिए, आज तक केसेस बनाकर किसको सजा दिलवाई है? और अगर मियाँ साहब इतने मुश्किलात से गुजरे, उन्होंने मुश्किल टाइम गुजारा, तो उस चीज़ का एहसास करते हुए आज कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़, ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि तासुर आ रहा है कि शायद मियाँ साहब ये तासुर दे रहे हैं कि हमें लाडला बना लिया जाए या हमें सेलेक्ट कर दिया जाए। ये तासुर नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। PMLN को बिल्कुल हमारे पाकिस्तान वोट करे, किसी और जमात को वोट करे। कुंडी साहब और बिलावल साहब जाते हैं वज़ीर दाखिला के साथ बैठकर, और वज़ीर दाखिला जो है वो साइड पर बैठे होते हैं और बिलावल साहब दरमियान वाली चेयर में और उसकी लेफ्ट साइड पर कुंडी साहब बैठे हुए होते हैं। ठीक है, वज़ारत दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ, लेकिन वो फिर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, और वो वज़ीर दाखिला साहब भी जो है ना हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, और उसके बाद कहते हैं लाडले PA साहब है। नहीं मैं तो थोड़ा सा मुझे नहीं मैं बताता हूँ ना, मुझे कहाँ वज़ीर दाखिला काम है साहब। वज़ीर दाखिला साहब ने एक अच्छी इनिशिएटिव लिया। मैं समझता हूँ कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने एक गैलरी बने, शोहदा की गैलरी, जिसमें हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे APS के बच्चों की, सियासतदानों की फैमिलीज़ को बुला के, इसका बैकग्राउंड ये था कि आइंदा आने वाला वज़ीर दाखिला जब कहीं, जैसे PTI के लोगों ने किया था, यहाँ पर मिलिटेंट्स को आबाद किया था, जब वो वहाँ पर जो उनके साथ बातचीत करने या पाकिस्तान के उसके खिलाफ बात करेगा, इस शोहदा की गैलरी से गुजरेगा तो कम अज़ कम हो गया हमारे शोहदा है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बिल्कुल बैठे थे, हमने कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं लिया। वहाँ शोहदा के हवाले से चीज़ हुई, कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं हुआ। और जहाँ तक वो है, देखें, अब आप क्यों इसको माइंड करते हैं? जब मियाँ साहब अपने आप को कहते हैं कि लाडलेपन का मुजाहरा करते हैं या सिलेक्शन का मुजाहरा करते हैं,
तो जब चीजें हल्का फुल्का आप लोग जब कहीं पे कुछ होगा तो धुआं तो निकलेगा। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए वज़ीर दाखिला साहब जो है वो साइड पर हो रहे हैं। अभी तो उस दिन एतराज़ कर रहे थे कसूरी साहब कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव मिल रहा है इनको, इलेक्शन का फायदा होगा भुट्टो रेफरेंस के, जो कि मैं कहता हूँ कि जी पीपल्स पार्टी का ये रेफरेंस बहुत ताख़ीर हो चुकी है और ये यानी ऑलरेडी जो है इसको कंक्लूड होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हसन अयूब साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, तैमूर झगड़ा साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।